हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को लेकर, ठीक है, जो कि आपका क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है सिविक्स का। ठीक है, इसमें हम समझेंगे फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस को डिजाइन किया गया और इसकी बैक स्टोरी क्या रही है और इसका आगे फ्यूचर में इसका क्या रूल रहता है, क्या ये किस तरीके से इंडिया को या किसी भी कंट्री को रन करने में हेल्प करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या करता है, गवर्न करता है, एक तरीके से एक सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वो आप समझोगे, पहले तो हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर। ठीक है, अब इसमें हम समझने वाले क्या है, तो पहले हम समझेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कराता है, गवर्नेंस के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है और सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, देखो गवर्नेंस के लिए मतलब क्या, सिंपल सी बात है, किसी भी देश को गवर्न करना है, मतलब एक तरीके से मैं आपको सिंपल से एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपके घर को रन करना है तो उसके लिए कुछ नियम कानून होंगे, है ना, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और सिटीजनशिप के बारे में बात की जाएगी कि किन किन लोगों को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। सिटीजनशिप मिलने का फायदा क्या होता है, कुछ उनको राइट्स नेचुरली मिल जाते हैं। वैसे तो ह्यूमन राइट्स तो मिले ही रहते हैं, लेकिन एक जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स टाइप चीजें, ठीक है, जो कि आपको सिटीजन्स को नेचुरली मिल जाते हैं, तो वो चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो हमें ये भी जानना है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप इन ए कंट्री। इवन ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा होगा एंड राइट्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स के राइट क्या होंगे, सभी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक डेमोक्रेसी की बात करी जाए, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करी जाए, इसकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करी जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन के रूप में काम करता है, किसके लिए, लाइक लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। अगर भाई लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड जस्टिस, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे पीपल के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट रन करी जा रही है, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट रन करी जाती है, तो वहां पे सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी पे किसको रखा जाता है, लिबर्टी को, इक्वेलिटी एंड जस्टिस को, जिससे कि क्या है, सभी को एक इंडिविजुअल्स राइट्स मिल सके, कलेक्टिव राइट्स मिल सके, इक्वेलिटी मिल सके, और उसके बाद अगर कभी उनके साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो स्टेट्स के थ्रू चाहे वो इंडिविजुअल्स के थ्रू, तो उनको जस्टिस मिल पाए। ठीक है, तो बेसिकली हम यही चीजें इस समय पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू करेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। क्या है, एक सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहां पे कोई भी गवर्नमेंट रन कर रही होती है, जिसके बेसिस पर रन कर रही होती है, जिसके बेसिस पर वो देश चल रहा होता है। कि क्या आउटलाइन करता है पॉलिटिकल प्रिंसिपल को, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, कि इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे देखो, हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी है और वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी है। यानी अगर हम बात करें मतलब एक तरीके से बात करें, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, वर्टिकल भी है। अब आप बोलोगे सर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अच्छे से समझाते हैं तुम्हें अच्छे से, लाइक ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर हम बात करें कि ये आपका लेजिस्लेटिव है, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये किस, मतलब इसको कैसा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, क्या, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो ये होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में भी दो होता है, रूरल में, रूरल एंड अर्बन। अर्बन में आपका म्यूनसिपैलिटीज होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। तो आपका रूरल में आपका क्या हो जाता है, पंचायत होता है, क्या होता है, पंचायत होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यही बात समझ में, तो यही चीजें हमें बात कर रहे थे। सुनो, तो इस तरीके से आपका ये एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है इंस्टीट्यूशंस का।
प्रोसीजर फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस करने का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से पॉलिसीज एंड लॉज बन के आएंगे, है ना। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हाँ गवर्नमेंट को लगा कि हाँ भाई ये लॉ लाना है तो ला दे, नहीं, उसका भी एक प्रोसीजर होगा। किस तरीके से गवर्नेंस करना है उसका भी एक प्रोसीजर होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा, बताता है। इस्टेब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन किसके, सिटीजन्स एंड स्टेट्स के बीच में, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर भी करता है फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी को by laying down the rules that everyone must follow। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है डेमोक्रेसी के अंदर कि भाई जो भी रूल्स हैं उसको सभी को क्या है, फॉलो करना चाहिए। अब जनरली बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो इसका पर्पज इंपॉर्टेंस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसलिए जरूरत पड़ती है बिकॉज ये लीगल फ्रेमवर्क देता है फॉर द कंट्री गवर्नेंस, गवर्न करने के लिए, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। जो आर्बिट्रेरी यूज का मतलब होता है कि भाई नकली पावर, जैसे पावर का आप बेवजह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए लिमिट्स लगाई गई हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है। मेंटेन करता है यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए जरूरत है, क्योंकि एक रूल बुक होती है जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है यूनिटी को, इंटीग्रिटी इन डाइवर्स सोसाइटी। हमारा देश क्या है, डाइवर्स सोसाइटी से भरा पड़ा है, तो हमारी मेंटेन यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है वेरियस ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट के बीच में। सिंबल की तरह काम करता है, शेयर्ड आइडिया एंड रोड मैप फॉर प्रोग्रेस, और एक तरीके से क्या है, रोड मैप बनाता है प्रोग्रेस के लिए। से एक सिंपल से केस लेके चलते हैं, साउथ अफ्रीका का केस। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, अपार्थाइड में काले गोरे का भी मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। कैसा डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, नेल्सन मंडेला ने वहां पे बहुत लंबी फाइट लड़ी थी, 27 ईयर्स तक लड़ा था ना। तो एक तरीके से साउथ अफ्रीका में क्या था, लीगलाइज था डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लीगलाइज था वहां पे, उसको अपार्थाइड कहा जाता था। जैसे नॉन वाइट पॉपुलेशन जो थे, यानी कि ब्लैक लोग थे, उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, है ना, उनको उसके लिए स्ट्रगल किया उन्होंने। नेल्सन मंडेला ने 27 साल तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल में रहे। 1984 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया जहां पे स्टैब्लिश की गई क्या, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम, है ना। इन तीनों चीजों को जब वहां पे स्टैब्लिश किया गया 1994 में, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ, उसके बाद वहां पे अपार्थाइड खत्म हुआ, ठीक है। नहीं तो एक तरीके से वहां पे क्या था, लीगल था, ब्लैक और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वहां पे लीगल बना दिया गया था। अब थोड़ा सा अपार्थाइड को समझेंगे होता क्या है। इसमें क्या था कि व्हाइट को ना प्रिविलेज मिलेगा और कलर्स को, ब्लैक कलर्ड इंडियंस को, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलेंगे। स्कूल्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक प्लेसेस में सेग्रेगेशन था, मतलब अलग अलग करके यूज होता था। ब्लैक को अगर व्हाइट एरियाज में रहना है या काम करना है तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सिविल लिबर्टी नहीं थी ब्लैक लोगों के लिए। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। वहां पे एंटी अपार्थाइड मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लेड किया जाता है, और उसको सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट के थ्रू। वहां के साउथ अफ्रीका के ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, किसके खिलाफ, किसके लिए, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और किसके खिलाफ, अपार्थाइड जो लीगल डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ, ठीक है, यानी अपार्थाइड के खिलाफ। मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सेक्शंस लगाए जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलते हैं, ग्लोबल सपोर्ट मिलता है लोगों को। इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट को एंड में क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। स्ट्रगल का एक तरीके से कल्मिनेट होकर पीसफुल ट्रांजिशन डेमोक्रेसी में बदलती है। किसमें बदलती है, डेमोक्रेसी। मतलब जब अपार्थाइड हटता है तो फिर क्या आती है, एक पीसफुल ट्रांजिशन होता है जिससे कि डेमोक्रेसी अफ्रीका में आती है। और फिर वहां पे एक नया डेमोक्रेसी आती है, न्यू डेमोक्रेसी फाउंडेशन होता है उसका, जिसमें कि रिवेंज लेने की बात नहीं होती, बजाय उसके रिकंसिलिएशन यूनिटी की बात करी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड करता है इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ रेस, यानी काले गोरे का भेद नहीं होना चाहिए अब नए डेमोक्रेसी के अंदर, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। स्टेब्लिश करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी चेक एंड बैलेंस की बात करी जाती है। रिकॉग्नाइज पास्ट इनजस्टिस एम टू बिल्ड अ जस्ट सोसाइटी, एक जस्ट सोसाइटी बनने की बात होती है। जस्ट सोसाइटी मतलब परफेक्ट सोसाइटी जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी की बात हो, लिबर्टी की बात हो और जस्टिस मिले सभी को, ठीक है। ये सारे डिस्कस किए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, गुड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, मतलब क्या ऐसी चीजें जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो उसमें एक चीज होती है कि भाई ब्रॉड एक्सेप्टेंस होना चाहिए सोसाइटी के थ्रू, और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, मतलब सबको इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे अमीर से अमीर आदमी। क्लियर डिवीजन होना चाहिए पावर्स का,
और ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट्स के रोल्स भी डिवाइड होने चाहिए कि ये आपका काम है। गारंटीज फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स जो कि गारंटेड होना चाहिए भाई, सबको मिलना चाहिए वो सारी चीजें। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, सोसाइटल चेंजेस के साथ जब भी कोई चेंज आए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाना पड़े तो हम ला सके, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे और अपहोल्डिंग जस्टिस को अपहोल्ड करके रखे, मतलब जस्टिस को ज्यादा वरीयता मिले, जस्टिस होना चाहिए। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात करिए पार्टीशन एंड प्रिंसली स्टेट की, तो चैलेंज क्या था इंडिया के बर्थ में? तो यार पहला ये चैलेंज था कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हुआ पार्टीशन के साथ, जिसमें बहुत सारा वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, 500 प्रिंसली स्टेट्स जो थे इंटीग्रेट हुए इंडियन यूनियन के अंदर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। चैलेंज ये था कि किस तरीके से इस डाइवर्स पॉपुलेशन को यूनिफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन दिस चैलेंज शेप द अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी चैलेंज की वजह से अर्जेंट नीड पड़ी किसकी, स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन की। भाई इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबको इंक्लूड करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करती है जो कि 1946 में बनती है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑल पार्टी से आते हैं। हेड कौन करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू पटेल उसमें इंक्लूड होते हैं, अंबेडकर होते हैं, अदर्स होते हैं। रिप्रेजेंट वाइड रेंज ऑफ सोसाइटी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, सोशल बैकग्राउंड से, रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ठीक है, और फिर एक वर्क होता है, कंसेंसस होती है, सबकी सहमति मिलती है, तब जाके एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ भाई, डेलिबरेटिव एंड इंक्लूसिव प्रोसेस था। 2 साल और 11 महीने लगे, 114 सीजन हुए, और हर क्लॉज पर डिबेट हुआ, मतलब हर एक पॉइंट पर डिबेट हो रहा था, डिस्कस हो रहा था। 2000 अमेंडमेंट हुए उस टाइम पर, और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950, जिसको कि हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में भी मनाते हैं। की पर्सनैलिटीज जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, सोशल रिफॉर्मर थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और की विजनरी थे। वल्लभ भाई पटेल की बात करी है तो ये यूनिफाइड प्रिंसली स्टेट, इन्होंने यूनिफाइड किया प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, अदर सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद एंड जयपाल सिंह, ये लोग भी क्या थे, इन्वॉल्व थे, इन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट रोल निभाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन में। रोल क्या था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, ये चैंपियन थे सोशल जस्टिस के, रिप्रेजेंट करते थे वॉइस ऑफ द ऑपोजिट, स्पेशली ऑप्रेस्ड, स्पेशली दलित की आवाज को क्या करते, रिप्रेजेंट करते थे। एडवोकेट करते थे किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी है उसको वो सही करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एडवोकेट किया, मतलब एक तरीके से उसको प्रेफर किया। लीगल मैकेनिज्म पे बिलीव करते थे कि इंश्योर करे वो इक्वालिटी और जस्टिस को, एम्फोसाइज करते थे इंडिविजुअल्स राइट को, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन को, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। ठीक है, महात्मा गांधी का विजन क्या था बेसिकली, तो स्पिरिचुअल एंड एथिकल फाउंडेशन की बात करते थे, एडवोकेट करते थे एक सोसाइटी फ्री फ्रॉम अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत से दूर रहना चाहिए एक सोसाइटी को, और सोशल हायरार्की मतलब लाइक बड़े छोटे में जो डिफरेंसेस होती है उससे वो चाहते थे कि एक तरीके से सोसाइटी फ्री रहे। प्रमोट करते थे कॉम्युनल हार्मनी को दैट मीन्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी क्या होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना, दैट मीन्स कि पावर एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। और विलेज बेस्ड डेमोक्रेसी की बात करते थे। ठीक है, उनके जो आइडियाज थे वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड अपने मेंबर्स थे। ठीक है, उन, उनको इन्फ्लुएंस कर देते थे अपने आइडियाज से, जैसे सत्याग्रह का आइडिया था, ट्रुथ का आइडिया था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो उनका इंपॉर्टेंट था, लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। नेहरू की क्या थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू जो थे हिस्टोरिक स्पीच देते हैं, डिलीवर करते हैं मिडनाइट एट 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं, भाई सीधी सी बात है क्योंकि हमें आजादी मिली थी, तो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से कह रहे थे कि अब हमें फ्रीडम मिल चुकी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठाने का वक्त आ चुका है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के नए देश को नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक तरीके से रन करने का वक्त आ चुका है। वो उनका डेडिकेशन था कि पॉवर्टी को खत्म करेंगे, इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी इसको भी क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, जल्द से जल्द इनको खत्म करेंगे। इग्नोरेंस मतलब जो गरीब लोग थे या जो लोग को एक तरीके से, या अनटचेबिलिटी का ही केस ले लो, जो उनके साथ होता था उसको वो चाहते थे कंप्लीटली इरेडिकेट कर पाए,
इनइक्वालिटीज को इरेडिकेट कर पाए। एम्फोसाइज करते थे किसको, सर्विस टू द नेशन, नेशन के लिए सर्विस करो, और ह्यूमैनिटीज मतलब नेशन के लिए सर्विस, ह्यूमैनिटी का मतलब कि भाई नेशन के लिए आप हमेशा तैयार खड़े रहो, करो देश के लिए कुछ, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाओ, देश को में कंट्रीब्यूट करो देश को आगे बढ़ने में। अंबेडकर के फाइनल स्पीच क्या था, अगेंस्ट इनइक्वालिटी था उनका, वार्निंग था कि पॉइंटेड आउट कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी। उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन बताया था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट्स तो आप सबको दे रहे हो वोट का, बट जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसको कैसे दूर करोगे, ये जरूरी है इसको दूर करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर पाएगी विदाउट सोशल इक्वालिटी या सोशल जस्टिस के, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते थे कि इसको क्या है एक तरीके से फिलअप किया जाए, कॉर्नर एफर्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन आइडियल्स एंड रियलिटी। तो जो आइडियाज था और जो रियलिटी थी उसके बीच को गैप को फुलफिल किया जाए, सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, जिससे कि एक तरीके से देश की डेमोक्रेसी बची रहे, यानी डेमोक्रेसी के थ्रू रन करती रहे। प्रियम्बल, जिसके लिए इंडिया ने प्रियम्बल्स, इंडियन सोल कहा जाता है जिसको, अगर आप देखोगे ओपनिंग स्टेटमेंट इसकी, तो डिक्लेयर क्या है कि इंडिया भी सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। अश्योर क्या करता है, जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। गाइडिंग लाइट के रूप में काम करता है जब आप इंटरप्रेट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो ये गाइडिंग लाइट के रूप में काम करता है जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करोगे। जैसे आप देखो यहाँ पर ये आपका प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड republic to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity की बात करी, यानी भाईचारे की बात करी जाती थी, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation in our constituent assembly। 26th day of November 1949 को अडॉप्ट किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है, गिव yourself to this constitution, ठीक है। की टर्म्स इसमें हमने बात की सोवरेन की, भाई जहां पे इंडिया फ्री हो, अपने खुद के लॉ बनाने, किसी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में ना पड़े। सोशलिस्ट हो, भाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए। सेक्युलर हो, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो है। डेमोक्रेटिक, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाए, नॉट हेरिडेटरी। भाई रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट क्या है, चुना जाता है। जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी की बात करी जाती है, जो कोर वैल्यू है डेमोक्रेसी की, ठीक है। Justice, treatment and fair treatment is social, economic and political matter. Liberty, freedom to express, think and follow personal belief. Equality, equal protection of law and opportunity of all. सभी को क्या है, अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए और सभी के लिए लॉ का प्रोटेक्शन सभी के लिए इक्वल। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करी जाती है, इनकरेज ब्रदरहुड एंड नेशनल इंटीग्रिटी, प्रमोट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिवीजन, स्ट्रेंथ कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी को क्या हो, स्ट्रेंथ किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हमारे लिए क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों क्यों सोचो क्यों, बिकॉज क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा रिजिड नहीं है, चेंजिंग, बहुत सारे लगभग 100 अमेंडमेंट से ज्यादा क्या है आपका अमेंडमेंट हो चुका है। न्यू राइट्स, रिफॉर्म्स और सोशल प्रोटेक्शन, नए नए चीजें इंक्लूड किए जाते हैं, जिससे कि क्या है डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथ होती चली जाए। स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस किया जाए। जब हम इंडिया का कंपेरिजन करते हैं अदर नेशंस के साथ, तो आप देखोगे इंडिया क्या है, एम्फोसाइज करता है डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस को। यूएसए फोकस करता है इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फेडरलिज्म को। साउथ अफ्रीका रिकंसिलिएशन एंड ह्यूमन राइट्स की बात करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ऑल रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक आइडियल ऑन डिफरेंट कंटेक्स्ट। डिफरेंट कंटेक्स्ट में सभी क्या है डेमोक्रेटिक आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। कंक्लूजन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेमोक्रेटिक बैकबोन होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बैकबोन है। और बात करें इंडियन पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम के लिए तो फाउंडेशन है। इम्बॉडीज वैल्यू, इम्बॉडीज मतलब इन्वॉल्व करता है जस्टिस को, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, किसके अंदर इंक्लूड करता है, हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। प्रोटेक्ट करता है राइट्स को, लिमिट एब्यूज ऑफ पावर, और जो पावर का जो एब्यूज है उसको लिमिट कर देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल जनरेशन, सभी के लिए है। अंडरस्टूड, अपहेल्ड एंड चेरिश, इसको हमें चेरिश करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो भी चीजें बात करी है वो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और आपको समझ में आई होगी। एंड थैंक यू।